देखो भाई चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 चैप्टर करने के बाद ऑर्गेनिक ये फिर क्या है, फिर बच्चे का भी क्या, फिर तो रिपीट करेंगे अपन। नहीं, ये 2 चैप्टर करने के बाद बच्चे का भी क्या, ऑर्गेनिक ही तो बचेगी फिर 3 लोग। और लास्ट के 2 यूनिट तो फैमिली वो तुम्हें पढ़ती थी क्यों, क्योंकि बातें करने के लिए आया होंगे। मैं बैठ जाओ शांति से। तुम साल भर से सीरियसली तो पढ़ रहे हो सर, जब भी ऐसा पढ़ते क्या है केमिस्ट्री का चैप्टर होगा ये बेली है। हाँ ध्यान दो इधर भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर रहेगा ये तुम्हारे लिए। डिफरेंट इस वजह से रहेगा क्योंकि अब तक तुमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, और जिसने सेल्फ पढ़ लिया हो वो बात अलग है, बाकी जिसने नहीं पढ़ा तो ये एक डिफरेंट चैप्टर चलेगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे डबल सॉल्ट, और एक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है भाई, दोनों में एक तो सिमिलरिटी है और एक डिफरेंस है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग है, उस डिफरेंस की वजह से तो ये दोनों अलग अलग है, और सिमिलरिटी की वजह से इनकी स्टार्टिंग दोनों की सेम है। डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट दोनों की फॉर्मेशन क्या होती है, जब 2 और मोर सिंपल स्टेबल सोल्ट, ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होल नंबर में होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो जब 2 और मोर सिंपल सोल्ट आपस में कंबाइन होते हैं तो डबल सोल्ट बनता है और कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनता है। दोनों की फॉर्मेशन सेम है। डिफरेंस क्या है, जब तुम डबल सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, या बोल लो कि जब इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हो, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने पेरेंट आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। पेरेंट आयन का मतलब जिन आयंस से ये डबल सोल्ट बना है, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे वही आयंस वापस से क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या होता है, बनता तो ये भी 2 और मोर देन सिंपल सोल्ट से ही बनता है, बट जब इनको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने पेरेंट आयन के जैसा टेस्ट नहीं देगा या अपने पेरेंट आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसे सोल्ट को क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम्हारे पास में एक एग्जांपल है KCl MgCl2.6H2O, ये एक डबल सोल्ट है जिसको कार्मेलाइट बोलते हैं। ठीक है, और इधर एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट है K4FeCN6। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है तुम देख सकते हो 2 सिंपल सोल्ट से हो रही है। कौन कौन से सिंपल सोल्ट है, KCl और MgCl2। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, ये एक डबल सोल्ट बन रहा है। तो सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, ये भी सिंपल सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ कौन कौन से सिंपल सोल्ट यूज लिए हैं, एक तो यूज लिया गया है FeCN2 और एक यूज लिया है KCl। ठीक है, तो ये दोनों भी सिंपल सोल्ट है, इनके कॉम्बिनेशन से ये बना है। बट जब इसको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पे ये एक तो K+ बनाएगा, Mg2+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो इसने अपने क्या बनाए, पेरेंट आयन बनाए। पेरेंट आयन का मतलब है जिनसे ये बना है वो वाटर में जो आयन प्रोड्यूस करेंगे वही आयन ये सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जबकि अगर इसको तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन से आयन बनाएगा, ये बनाएगा पोटेशियम आयन और FeCN6 माइनस आयन, ये बनेगी। ठीक है, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या इसने अपने पेरेंट आयन बनाए, क्या नहीं बनाए। क्यों, क्योंकि जब इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये तो बनाएगा Fe2+, Cn- और K+। तो इसको भी यही बनाने चाहिए थे, बट इसने क्या बनाया, K+ और ये बड़ा वाला आया। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सोल्ट और डबल सोल्ट दोनों क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेबल सोल्ट्स, बट
डबल सॉल्ट के लिए क्या बोला जाता है, जब इनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो ये अपने पेरेंट आयन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जबकि अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने पेरेंट आयन का प्रोडक्शन नहीं करते। इसी को ऐसे भी बोल दिया जाता है, व्हेन डबल सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर देन दे गिव्स टेस्ट ऑफ देयर पेरेंट आयंस। ठीक है, वो अपने पेरेंट आयन के जैसा टेस्ट देते हैं। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाले जो आयंस है वो अपने पेरेंट आयन के जैसा टेस्ट नहीं देते। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, और जैसे ही फिर हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन में एक चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले लिख लो इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, टॉपिक डाल लो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, नमक के प्रकार। सॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण, है ना, और लवण को हम जनरली कंसीडर करते हैं नमक। नून बोलते हैं। कोई बात नहीं, इतना मतलब सीरियस होने वाला मैटर भी नहीं था भाई, गलतियों की वजह से इतना खतरनाक नून बोलते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, और उसमें सबसे पहले लिखो डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट। लिखो डबल सॉल्ट में डबल सॉल्ट लिखो। इसमें इट इज कोई, हाँ दिखा रहा हूँ ना, सब तो लिख तो सही शांति से। डबल सॉल्ट के अंदर लिखो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स या सिंपल स्टेबल सॉल्ट्स। It is the combination of two or more simple stable salts in stoichiometric ratio, in stoichiometric ratio, combination of two or more simple stable salts in stoichiometric ratio when these dissolved in water. Stoichiometric ratio when these dissolved in water, when these dissolved in water, they give test, they give test of their parent salts. ऐसे लिख लो, of their parent salts। ठीक है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने पेरेंट सॉल्ट के जैसा क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में देखो, एक होता है KCl, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये बनाता है K+ और Cl-। एक होता है MgCl2, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये बनाता है Mg2+ Cl-। और इनसे बनने वाला डबल सॉल्ट होता है ये KCl MgCl2.6H2। जब इसको डिसॉल्व करते हो तो ये भी क्या बनाता है? K+ Cl- और Mg2+। ठीक है, ठीक, तो ये अपने पेरेंट सॉल्ट के जैसा टेस्ट दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? डबल सॉल्ट बोलोगे। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? कार्नेलाइट बोला जाता है। एक और होता है, एग्जांपल और लिखा है डबल सॉल्ट का, फेरस अमोनियम सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको बोला जाता है मोर्स सॉल्ट। तुमने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, वहां यूज भी लिया होगा। ये थोड़ा व्हाइटिश ग्रीनिश टाइप का होता है मोर्स सॉल्ट। ये क्या था? और एग्जांपल लिखो तो वो एलम भी लिख सकते हो। एलम
क्या इसमें तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है, और इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्या आगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो यही करेंगे उनके नाम। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। मान लो इसको, मान लिए। अरे चंपा पहली क्लास से आज फिर से बातें करना शुरू कर दिया। कर दो इसको साफ। तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर तो लाके दिखा देना मुझे। वो था सिंपल बहुत सिंपल। एक बायो का और एक केमिस्ट्री का जान में चले गई। सर पता नहीं फिजिक्स वाले में क्या दुश्मनी चल रही है, खतरनाक पेपर बनाना। तुमको बताइए मैथ्स वाले में देखे एक ऐसी उड़ती बात भी तो सुनने में आई होगी कि टर्म मत में किसी को फेल किया जाएगा। हां सर वैसे भी क्या है सर फेल करने वाली बात में सच बोले हां हो ही जाएगी। अरे कर लिया नोट। नहीं सर ये समझने के लिए मैंने पूरा ऐसे लिखा है, ठीक है। सिंपल ये भी एक डबल सोल्ट का एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ठीक। ये किससे बना हुआ है? KCl FgCl2 से। तो इनके पेरेंट सोल्ट कौन है? तो पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जैसा बिहेवियर वाटर में ये करेंगे वैसा ही ये करेगा, सिंपल सी बात ये, ठीक। इनके पेरेंट सोल्ट कौन है? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो जैसा इंडिविजुअल बिहेवियर ये शो करेंगे वैसा ही ओवरऑल कंपाउंड शो करेगा वाटर में। इसके लिए भी सेम है, इसलिए इनको डबल सोल्ट बोला है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सोल्ट। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ठीक है। देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर it is the combination of two or more simple salts in stoichiometric ratio when these are dissolved in water, they do not give taste of their parent salts. They do not give taste of their parent salts. They do not give taste of their parent salts. ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो भी क्या होता है? टू और मोर सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है उस वाले से? डिफरेंस ये होता है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने पेरेंट सॉल्ट के जैसा टेस्ट नहीं देता। जैसे आज K4FeCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो किससे बना है? दो सिंपल सॉल्ट FeCl2 फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो जब फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये वाले आयन प्रोड्यूस होते हैं। बट जैसे ही इनसे बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये कुछ डिफरेंट ही आयन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये अपने पेरेंट सॉल्ट के जैसा टेस्ट नहीं दे रहा वाटर में डिसॉल्व करने पे, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाएगा। दे देता तो फिर ये किस कैटेगरी में चला जाता? डबल सॉल्ट में, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स सोल्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसके नीचे लाइन लिखो, हाँ ये लिख लो, इसके नीचे लिखो
सर नोट डाल के रखना। हाँ, और अब जो तुम्हारा टर्म 2 का पेपर आएगा तो मैं पहले मार्क कर रहा हूँ कि उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। ठीक है, टर्म 1 का जैसा पेपर आना था तो वैसा हमने पढ़ लिया, अब टर्म 2 का जैसा पेपर आएगा वैसे पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में जैसे फिजिक्स ने हालत खराब कर दी वैसे केमिस्ट्री हालत खराब कर देगी। ठीक है, देखो इधर इसके नीचे लिखो दीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स are also known as coordination compounds। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात आ गई तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल लो, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो समझने के बाद में समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअली में है क्या क्या चीज। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो सम इंपॉर्टेंट definitions। और इसमें सबसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का वो पार्ट जिसमें एक मेटल एटम फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस से क्या होता है? बॉन्डेड होता है। ठीक है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था, ये वाला, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये वाला पार्ट, इस पार्ट में ये एक मेटल एटम फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज से क्या है? बॉन्डेड है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है, या दूसरा इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल लो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच अ मेटल एटम इज बॉन्डेड with fixed number of molecules or atoms or ions via coordination bond in a fixed geometry is known as coordination sphere। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, क्या चीज? एक मेटल एटम फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स से बॉन्डेड रहता है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और एक सर्टेन ज्योमेट्री में। सर्टेन ज्योमेट्री का मतलब अब तुम समझ सकते हो, ज्योमेट्री में कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती है? जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, वो वाली ज्योमेट्रीज। ठीक है, तो एक फिक्स ज्योमेट्री में एक मेटल एटम कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज से क्या होता है? बॉन्डेड होता है। उस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। पहचानने का तरीका क्या होगा? पहचानने का तरीका मेनली तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसे ब्रैकेट से क्लोज रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट से क्लोज नहीं भी होगा तो एक मेटल और उस मेटल के साथ में कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज का क्या होगा? एक ग्रुप होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट होगा उसे क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलोगे। ठीक है, लिखो इसमें पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पार्ट ऑफ coordination compound in which a metal atom is bonded, a metal atom is bonded with fixed number of species, via coordinate bond
fixed number of species via coordinate bond in a certain geometry, comma, is known as coordination entity or coordination sphere. कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है भाई, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जिसमें एक मेटल एटम, फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, उनसे क्या होता है, बॉन्डेड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एक फिक्स ज्योमेट्री या फिक्स शेप में. उसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है. ठीक है, दूसरा इसमें लिखना है सेकंड पार्ट या सेकंड डेफिनेशन, सेंट्रल मेटल एटम. क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम. दूसरा लिखना है सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने मेटल एटम यूज किया है. तो वो मेटल एटम जो फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसे ही क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है. जनरली किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो कौन होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है. कौन होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है. और ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है. क्या बोला मैंने, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो कौन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, या बोल लो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है. और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है. ठीक है, वो जनरली किसकी तरह एक्ट करता है, सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करता है. ठीक है, ये सेंट्रल एटम जो होते हैं इनकी क्या नेचर होती है, इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नेचर होती है. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें लुईस एसिड बोला जाता है. क्या बोला जाता है, लुईस एसिड. इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो कैसा होता है, लुईस एसिडिक होता है. आ गई बात समझ में. तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है किसके रिगार्डिंग, सेंट्रल मेटल एटम के रिगार्डिंग. ठीक है, लिखो इसमें मेटल एटम which is bonded to metal atom which is bonded to fixed number of species अब मैंने वापस से वो पूरी चीज नहीं लिखी कि वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सर्टेन ज्योमेट्री. ठीक है, मेटल एटम विच इज बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर is known as central metal atom. लाइन चेंज करके लिखना. जनरली ट्रांजिशन metals acts as central metal atom due to the presence of vacant d orbitals. ठीक है भाई, जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल का मतलब समझ गए,
नहीं समझ पा रहे हो या भूल जाओ तो ऊपर लिख लेना। ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है वो डी ब्लॉक मेटल या वो डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल कैसा होता है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब समझ लेना, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल होंगे उनके डी ऑर्बिटल में लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बात समझ में। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों एक्ट करते हैं उसका रीजन है कि यहाँ पे कौन सा टाइप का बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी जाना जाता है। जानते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोला जाता है। इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई एक ही स्पीशी डोनेट करती है और दूसरी केवल क्या करती है, उनको गेन करती है। तो यहाँ पे मेटल एटम की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये फिक्स नंबर में जो स्पीशीज जुड़ी हुई है ये इनको इलेक्ट्रॉन देती है। इस वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो कौन रहेगा, यहाँ पे मेटल रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इनके पास क्या रहेंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगे। आगे बात समझ में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ये K4, तो ये बाउंड्री लगाने का मतलब है कि ये तो बाहर है। ठीक है, डायरेक्ट मेटल से तो कौन जुड़ा है, Cn जुड़ा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये है, तो इसके तो बाहर है। अभी बात समझ में। ठीक है, तो ये चीज आगे समझ में कि ट्रांजिशन मेटल जो होती है उनका रोल क्या होता है। ठीक है, इसके नीचे नोट करके लिखो, due to the nature of accepting electron pairs, central metal atom acts as a Lewis acid. ठीक है, ये जो सेंट्रल एटम होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से कौन सी नेचर शो करता है, लुईस एसिडिक नेचर शो करता है। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो पर मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, रुकू कहां पे। नेक्स्ट देखना, पहले इसको समझ लो, ये हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने क्या बोला, वो पार्ट जिसमें एक मेटल एटम फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज से बॉन्डेड रहता है, इसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक ऐसा मेटल एटम जो फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज से बॉन्डेड रहता है, उसे क्या बोला जाता है, सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये स्पीशीज देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये वाली जो चीज है इसको बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या बोलोगे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसके बाद में आगे देखना, ये जो फिक्स नंबर ऑफ स्पीशीज अटैच रहती है इनका भी एक नाम होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, इनको बोला जाता है लिगेंड्स। क्या बोला जाता है, इनको लिगेंड्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी की डेफिनेशन आ रही नहीं, इनको क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। और इनकी ये जो नंबर होती है इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बातें मत करो भाई, इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे पहले एक और जगह तुम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ के आए होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, मैथ्स में पढ़े तो सब।
ठीक है, तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसकी डेफिनेशन दो तरीके से लिखाऊंगा। ठीक है, बुक में तो डायरेक्ट ये लिखा होता है कि लिगेंड की जो नंबर होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये गलतियां कराती है। ठीक है, और ये जो आगे या पीछे कुछ लगे होते हैं इनको बोला जाता है काउंटर आयंस। क्या बोला जाता है? काउंटर आयंस बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे या पीछे, अगर पॉजिटिव होगा तो आगे होगा, नेगेटिव होगा तो पीछे होगा। ठीक है, तो आगे या पीछे कुछ आयन से जुड़े हुए रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? काउंटर आयन बोला जाता है। तो ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पूरे पार्ट्स मैंने इंडिकेट कर दिए। ठीक है, अब जो डेफिनेशन आज हो गई वो तो कोई नहीं, अब जो बची हुई है उनको फिर कल करेंगे।